नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। आज हम एक किताब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। किताब लिखना ये एक अद्भुत कला है जो कि आजकल के युग में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो अब भी किताब लिखते हैं। या इवन मैं आजकल देख रही हूँ बच्चों ने तो किताबों को पढ़ना ही बंद कर दिया है। पर फिर भी बहुत से इस आधुनिक युग में भी लोग किताबें लिख रहे हैं। आज मेरे साथ हैं मिस्टर राजवीर सिंह जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। राजवीर सिंह जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है चमचा युग चालू करता आधुनिक मनु अम्बेडकर। इनकी ये किताब पिछले साल ही प्रकाशित हुई है। इन्होंने इस किताब में बहुत सारे ऐसे विषय के बारे में चर्चा की है जिसके बारे में हम इनसे खुद ही पूछना चाहेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सब जैसे कि आपकी पुस्तक का शीर्षक है चमचा युग चालू करता आधुनिक मनु अम्बेडकर, किस सोच या विचारधारा के कारण से आपने इस किताब को लिखा? धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। भारतीय राजनीति में एक राजनीतिज्ञ हुए हैं कांशीराम जी, कांशीराम साहब, जिनकी मृत्यु 2006 में हो चुकी है। उन्होंने 1982 पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ, जो सिल्वर गोल्डन जुबली वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में ये किताब लिखी है चमचा युग, जो जिसको आधार मानकर मैंने ये किताब लिखी है। और उसमें मुख्य रूप से ये था कि उन्होंने पूना पैक्ट धिक्कार रैलियां की है, तकरीबन पूरा एक महीने 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक, और कई स्टेट कवर किए हैं और लगभग 250 जो सभाएं की हैं, जिसमें पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया है जनसंपर्क द्वारा। और मैंने बताया किताब भी उन्हीं को समर्पित है। जहां तक ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि आधुनिक मन, सर, आप बताइए कि ये जो आपने किताब लिखी है इसका बेसिकली आप इस किताब में क्या कहना चाह रहे हैं और इसका अर्थ क्या है? जैसे कि और आपने इस किताब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी प्रकाश डाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पारिवारिक जो जीवन है उसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, और उनकी पत्नी जो थी रमाबाई थी, और उनके बच्चे और उनके निजी संघर्ष के बारे में भी इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ये कैसा है कि स्वतंत्रता से पूर्व 1891 में उनका जन्म हुआ महू, मध्य प्रदेश में। और उनके पिताजी तो सेना में थे, भारतीय ब्रिटिश सेना में थे। रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे आकर बस। जब अम्बेडकर 15 साल के थे और रमाबाई 9 साल की थी, तब उनका विवाह बॉम्बे में। लेकिन अम्बेडकर उस समय उन्होंने जैसे मैट्रिक पास कर ली थी, जिस समय ये उनका शादी हुई। लेकिन जो रमाबाई थी वो अनपढ़ थी, और बाद में भी रमाबाई ने कोई पढ़ाई नहीं करी। चाहे अक्सर ये लोग मानते हैं कि
सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, ना वो उनके प्रयत्नों से पढ़ी है, ना अम्बेडकर जो पढ़े लिखे थे उनके प्रयत्नों से पढ़ी है। और उस समय जो ईसाई मिशनरी होते थे उनके भी स्कूल होते थे, वो पूरे देश में थे, ना ही वो उनमें पढ़ता है। तो ये है कि उनकी पढ़ाई नहीं थी। आप श्री रमाबाई जी, श्रीमती रमाबाई जी की बात कर रहे हैं? तो आप कहना चाहते हैं कि वो जो मिशनरी थी उनके स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की? कहीं पढ़ाई नहीं की उन्होंने। तो ये जो मैंने बताया कि जो लोकल स्कूल है, चाहे वो ईसाई मिशनरी स्कूल है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले जी का स्कूल है, उसमें अब आप ये बताइए कि रमाबाई जी और श्री अंबेडकर जी, उनके बाल विवाह, और जैसे कि आपने अभी बताया भी कि रमाबाई जी की शिक्षा, उनकी चिकित्सा स्थिति क्या थी, क्योंकि उनके बच्चे थे, उनका परिवार था, और उनकी मृत्यु एवं उनकी अंतिम जो इच्छा थी उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा। ये है कि 1912 में उनकी पहली संतान जिसे यशवंत अम्बेडकर, वही लास्ट तक जिंदा रहे। और उसके बाद ये और तीन पुत्र और तीन पुत्रियां, एक पुत्री थी, वो उनका जन्म हुआ, लेकिन वो सब जो है उनके डेथ का कारण भी है। और ये है कि चिकित्सा के अभाव में हुई, केवल फूड के अभाव में हुई। उनके बाकी उनकी डेथ, किनकी डेथ? बच्चों की डेथ? बच्चों की। अच्छा, तो एक ही उनके पुत्र जिंदा रहे, हाँ, बाकी बच्चों की डेथ हो गई। और ये है कि ये भी कई किताबों से पता चला है कि रमाबाई जो अपने घर का खर्चा चलाती थी, अपना खर्चा चलाती थी, अपने बच्चों का खर्चा चलाती थी, वो पास की एक डेयरी थी, दूध की डेयरी, जिसमें गाय भैंस का गोबर होता था, उससे उपले बनाती थी और उसको बेचकर वो अपने भरण पोषण करती। उस वक़्त का समय तो वैसे ही बहुत संघर्ष का समय था, क्योंकि सभी के लिए बहुत जीना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो हमारा देश भी उस वक़्त तक आज़ाद नहीं था, और क्योंकि इस देश को बहुत समय से ही वैदिक टाइम से ही वर्णों में बाँटा गया है, तो उस वक़्त वर्णों में अलग-अलग वर्ण थे उस वक़्त। तो जैसे कि अंबेडकर जी की मैं बात करूँ, तो अंबेडकर जी ने उस वक़्त में भी विदेश में जाके यात्रा की। पढ़ाई भी की एंड यात्रा भी की। अमेरिका और लंदन में उन्होंने किस विषयों पे उन्होंने शिक्षा ली थी वहाँ, जब उन्हें स्कॉलरशिप पे भेजा गया था अंबेडकर जी को वहाँ पे, तो उन्होंने किस विषयों में उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ली? देखिए, उन्होंने जो स्नातकोत्तर, मतलब जो एमए होता है, वो अर्थशास्त्र में एमए किया था वहाँ पर। और ये एक ऐसी चीज है कि अंबेडकर साहब ने को जो छात्रवृत्ति मिली थी वो कुछ शर्तों पे मिली थी कि उन्हें वापस आकर 10 साल के लिए बड़ौदा राज्य की सेवा करने के 10 साल, तो वो अपना वहाँ 3 साल के लिए थे, तो वो पढ़ाई करके वापस आने के बजाय वो इंग्लैंड चले गए और किसी रेजिंग में उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो ये हुआ। आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे आप ये बता पाएंगे कि वो अमेरिका से वहाँ लंदन चले गए थे? हाँ जी, ये बिल्कुल सब किताबों में ये काफी उसमें है। और जब उनकी फिर भारत वापसी हुई, वापसी जब उन्होंने फिर बड़ौदा राज्य में जाके उन्होंने नौकरी की, उन्हें नौकरी मिली क्योंकि वो स्कॉलरशिप उस बेस पे ही लेकर गए थे। क्या वहाँ कोई ऐसा लिखित उनके साथ कोई समझौता हुआ था उस वक़्त बड़ौदा में, वहाँ के राजा के साथ, या जिसके कारण से उन्हें वहाँ पे आके दोबारा से नौकरी मिली? और उनके साथ उस वक़्त पे क्या व्यवहार हुआ जो कि आपने अपनी किताब में लिखा है?
उसकी शर्त यही थी कि 10 साल नौकरी करनी है, बड़ौदा रह जाए। लेकिन अम्बेडकर साहब आए। वो समय था जिसमें इंटरनेट नहीं था या ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो अम्बेडकर जी उस छात्रवृत्ति लेने के लिए कई बार बड़ौदा आए पहले, लेकिन ऐसा कोई कहीं ये पढ़ा नहीं जाता या कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो वो पहले आए हैं छात्रवृत्ति लेने के लिए, छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, किसी से मिले हैं, कि उस दौरान उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो या जातीय भेदभाव। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब इंग्लैंड यहाँ से अमेरिका से पढ़ के वापस आए तो वो बाकायदा एक पारसी सराय में रुके, पारसियों के लिए सराय थी। तो वहां पर उन्होंने पारसी नाम से खुद को पारसी बताकर एक कमरा किराए पे लिया, और जब वो ऑफिस जाते थे उन्होंने कहा मुझे एक बड़ौदा सरकार की तरफ से रिहाइश भी चाहिए, तो जिसके लिए वो प्रोसेस कर देते। लेकिन ये हुआ कि यहाँ पर जब उनको पता चला पारसी सराय वालों को कि भाई ये पारसी नहीं, हालांकि इन्होंने पारसी नाम से ये कमरा बुक कराया, तो उन्होंने खाली करने के लिए कहा। लेकिन एक और चीज जो तथ्य है कि उन्होंने उनकी गलत बयानी कि भाई वो पारसी हैं, उन्होंने पारसी नाम भी बताया जो फिक्शियस नाम है, झूठा नाम, उन्होंने उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं, जैसे कोई भी आजकल किराए पे लेता है किसी दूसरे नाम से लेता है तो अपनी आइडेंटिटी छिपा तो वो दंडनीय है। लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और बाकायदा उन्होंने पारसियों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। हालांकि देखिए, अंबेडकर जी का पूरा जीवन ही एक, हम ये कह सकते हैं कि एक, उन्होंने सामाजिक बहुत सारे आंदोलन किए। उनका राजनीति में वो बहुत उनकी जो थी सक्रियता थी उस वक़्त। उन्होंने अपने वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत काम किए उस वक़्त। तो एक आपकी किताब में एक वर्णन है कि महाड़ जो तालाब सत्याग्रह को आप इस किताब में कैसे ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं और इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा उस वक्त? देखिए, उस समय महाराष्ट्र के अंदर जो है बाकायदा पानी पीने के लिए जैसे टैप अवेलेबल थे, हैंडपंप अवेलेबल थे और कुएं जिससे पानी पीने के लिए यूज होता है वो अवेलेबल, और उसी के जो महाड़ तालाब है उसी के आसपास अवेलेबल। लेकिन वो एक तालाब था जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह का तालाब, और जिसमें जानवर को नहलाया जाता था। और ये भी है कि अगर पुराने लोग जानते हैं तो भाई जो टॉयलेट जाते थे तो इस तरह की जगह पे वो अपना हाथ वगैरह भी धोते थे। तो अम्बेडकर साहब ने किसी कुएं के पानी के लिए संघर्ष नहीं किया, किसी टैप के पानी के लिए संघर्ष नहीं किया, किसी हैंडपंप के पानी के लिए संघर्ष नहीं किया जो पीने योग्य था। पर आप किस तथ्यों पे ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा संघर्ष नहीं किया? क्या इसके पीछे कुछ? जी जरूर। ये है
कि आज भी महार तालाब वहां पर है और उसको उस समय जब कच्चा था, लेकिन अब जो है उसे बाकायदा बाउंड्री वाल से कवर कर दिया गया है, उसे पक्का बना दिया गया है और वहां पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाई। लेकिन कोई भी आदमी आज भी वहां का पानी नहीं पीता। तो वो तो शायद तालाब इसलिए रखा हुआ होगा ना कि पशु जो हैं उसमें नहा सकें, ये पशुओं के लिए रखा होगा तालाब। तो पानी तो पक्का पीते ही होंगे ना, उस वक्त में भी पीते ही होंगे। वे पानी पीते होंगे लेकिन दूषित पानी नहीं पीते। अम्बेडकर ने खुद और अपने साथियों को दूषित पानी पे पिलाया। ऐसे आप किस तरह से कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी ने दूषित पानी पिलाया है? अगर दूषित पानी पिलाया होता तो उनके सभी के सभी जिन लोगों ने भी वो पानी को पिया होता, वो उससे बीमार हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते थे और हुए भी होंगे। तो आप इसको कितने जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि उस वक़्त दूषित पानी पिया होगा उन्होंने, ये पिलाया होगा, ये आपने वर्ड यूज़ करा पिलाया होगा। क्या ऐसा कोई सबूत है उस वक़्त का कि उन्होंने ऐसा पानी पिलाया होगा, अम्बेडकर जी ने खुद पिलाया होगा? उन्हें अपने साथियों के साथ लेके उन्होंने कहा आप भी पानी पीजिए, तो औरों ने भी पानी पिया, तो उन्होंने खुद भी पिया। वो फर्स्ट टाइम पिया है, उसके बाद कभी उन्होंने दोबारा वहां का पानी नहीं पिया, भी नहीं पिया और किसी उनके साथी ने नहीं पिया और आज तक भी उनके समर्थक नहीं पीते। चलिए, हम ये आपसे अगला क्वेश्चन पूछना ये चाहेंगे कि जो साइमन कमीशन को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो विचार दिए थे, ये उन्होंने जो विचार रखे थे, क्या आप उसे उचित मानते हैं जो कि आपकी किताब में जैसा कि लिखा गया है? देखिए, साइमन कमीशन में जो अम्बेडकर साहब से जो क्वेश्चन आए किए गए, वो इस समय एक तो ये इंटरनेट पे है, किताबों में है, अवेलेबल है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, पृथक निर्वाचन की बात नहीं। जो दूसरा विषय है कि उन्होंने साइमन कमीशन के सामने ये कहा कि शेड्यूल जो आजकल शेड्यूल ट्राइब है यानी ट्राइबल्स हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने उनके सामने बोला। यस, हम्म, और ये आजकल सब मैंने बताया कि सब सोर्सेस पे अवेलेबल है। साइमन कमीशन के आगे बोला गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे, ये उसमें गांधी जी और श्री अम्बेडकर जी की कार्यशैली में क्या प्रमुख अंतर दिखाई देता है? देखिए, जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, उनमें कोई भी इंडियन नहीं, तो व्यापक विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, सिर्फ इस कारण से कि आप भारतीयों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसने भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया। हम्म, और उसके बाद यह डिसीजन हुआ तो विरोध के कारण कि अब इंग्लैंड में ही सम्मेलन किया जाएगा, उसी पर्पज से जो पर्पज था, तो उसके लिए 3 गोल में सम्मेलन हुए। तो उसमें पहले गोल में सम्मेलन में भी अम्बेडकर गए हैं, दूसरे में भी, तीसरे में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले सम्मेलन में कोई नहीं गया। कारण ये था कि अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे गांधी जी और कांग्रेस, समन्वय आंदोलन, तो इसलिए अधिकांश कांग्रेसी जेल में थे। तो गांधी और इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें जो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो छोड़ा गया, जिनके पास चार्ज नहीं थी, लेकिन तो उनको छोड़ा गया। तो उसके बाद कांग्रेस ने दूसरे वोट में सम्मेलन में गए हैं, जैसे मैक्लोडगंज का जो अवार्ड है,
उसके संदर्भ में श्री अंबेडकर जी का क्या दृष्टिकोण रहा? देखिए, वहाँ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मुख्य रूप से गांधी थे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे और एक मुख्य विचार ये था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट लिखी और गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने ये कहा कि भाई ये हमारा भविष्य का संविधान नेहरू रिपोर्ट, जिसको वहां पर तकरीबन अन्य समुदाय के नुमाइंदे रिजेक्ट कर दिया और यहाँ तक कि जो प्रिंसली स्टेट यानी कि रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी उसको मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी द्वारा जो अछूतों को पृथक निर्वाचन के विरोध और अंबेडकर जी की दोहरे मताधिकार की जो मताधिकार था उसकी मांग, इस टकराव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मैकडॉनल्ड अवार्ड है या कमल अवार्ड जिसे कहा जाता है 1932 जब सभी वर्गों के सभी समुदाय के प्रतिनिधियों गोलमेज सम्मेलन में एक मत नहीं थे, तो उसके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जेम्स लांसे मैकडॉनल्ड, उन्होंने ये कहा था कि हम एक संभावित समाधान देंगे, लेकिन आप सभी को जितने भी नुमाइंदे थे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि आप उसे मानेंगे। तो गांधी ने भी या और प्रतिनिधियों ने उस समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। केवल अंबेडकर ही थे जिन्होंने समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। अंबेडकर जी ने अपने वक्त में, अपने जिस वक्त वो थे, तो उन्होंने अपने वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया उस वक्त, अपने वर्ग के लोगों के लिए। आज भी लोग उन्हें एक अवतार की तरह, एक गुरु की तरह पूजते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज भी उनके वर्ग के लोग, उनके वर्ग के लोग ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें पूजते हैं। तो पूना पैक्ट और इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या विचार है, जो आपने अपनी किताब में लिखा है? देखिए, यही जो अलग अलग राजनीति के पहलू के अंबेडकर साहब ने पूना पैक्ट किया, लेकिन कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट का संचय किताब द्वारा या जो पूरा महीना उन्होंने पूना पैक्ट का रैली की, तो उन्होंने जो अंबेडकर के किए गए काम उनका विरोध किया। पूना पैक्ट के बाद जो है किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने में आई, और क्या अंबेडकर जी का उससे असहमति से का कोई संदेश था उस वक्त कि पूना पैक्ट से वो सहमत नहीं थे? देखिए, इस बारे में जो 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ है, जिस पर जो मुख्य है अंबेडकर जी के साइन है और दूसरी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी के साइन है और उसके साथ 21 अन्य के भी साइन है, मतलब टोटल 23 आदमी के हस्ताक्षर। लेकिन वो उस समय की लगभग 6 करोड़ अछूतों की पृथक निर्वाचन और दोहरा मताधिकार, जो दोहरा मताधिकार ब्रिटिश सरकार
यूरोपियन के लिए भी नहीं रखा, मुस्लिमों के लिए नहीं रखा, हिंदुओं के लिए नहीं रखा, सिखों के लिए नहीं रखा, एंग्लो इंडियन के लिए नहीं रखा, भारतीय ईसाइयों के लिए उसका सौदा हुआ है जो अछूतों के लिए था। और क्या आप कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त उनको दोहरा मताधिकार था? अछूतों को सिर्फ मताधिकार था और जिसके लिए अंबेडकर जी ने सहमति दी। जिसका सौदा हुआ। इसका पास आपके पास कोई ऐसे तथ्य है, प्रमाण आपने अपनी किताब में ऐसे दिए हैं जिससे ये प्रूव हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था? उस वक़्त जो वक़्त था हमारा आज़ादी से पहले के वक़्त में, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान थे, राजनेता थे, आम व्यक्ति थे, सभी ने का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है उस वक़्त में। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सब पूरे देश के लिए बहुत सारी चीज़ें नई भी थी, है ना? हमें अपना अलग एक सब चीज़ें, अपना कानून बनाना था, सब कुछ करना था। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, बहुत सारे अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, वो आज हमारे देश में सर्वप्रिय है ना? तो उस वक़्त जो राष्ट्रीय राजनीति और संविधान का निर्माण हुआ था उस वक़्त, और दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत की भूमिका में अंबेडकर जी का क्या योगदान था? उनके क्या विचार थे उस वक़्त? देखिए 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और वो 2 सितंबर 1945 अंबेडकर साहब 1942 में वाइसराय काउंसिल लेबर मेंबर बनाए गए, लेबर मेंबर जिनका काम जो फूड सप्लाई का भी था। और उसी दौरान 1943 बंगाल में जो संयुक्त बंगाल था उसमें भारी अकाल पड़ा, जिसमें लगभग ये माना जाता है 3 लाख लोगों की भूख के कारण। तो उसके लिए मैंने बताया कि गवर्नमेंट के मेंबर थे अंबेडकर साहब, लेकिन पता नहीं किस तरह की नीति थी कि वो बंगाल के लोगों को फूड सप्लाई नहीं करना। तो सिर्फ आप इसके लिए अंबेडकर जी को ही तो नहीं दोषी ठहरा सकते, उसके लिए वहाँ पे पूरी सरकार थी। सब उस और विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें तो वैसे ही पूरा एकदम सब कुछ ही बदल रहा था वहाँ पे, तो इतना आसान नहीं था किसी के लिए भी उस वक़्त कुछ भी सप्लाई करना या कुछ करना। तो आप ये जो भारत का विभाजन हुआ, ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर जो एक पुस्तक लिखी गई में, उन्होंने उसमें अंबेडकर जी ने किन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया था? देखिए 1940 में अम्बेडकर साहब ने तकरीबन 400-500 पेज की एक बुक लिखी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और उन्होंने उसका सेकंड वॉल्यूम किया है, लिखा है बाद में। और उसमें उन्होंने जो इलाके सजेस्ट किए कि पार्टीशन होने चाहिए, वो पंजाब और बंगाल, और ये दोनों अलग प्रेसिडेंसी थी, पंजाब प्रेसिडेंसी की अलग थी और बंगाल प्रेसिडेंसी की अलग थी। लेकिन मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ उस
प्रेसिडेंसी के लोग, जैसे चाहे वो गांधी हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो अम्बेडकर, वो डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टीशन किस तरह से इस थॉट्स ऑन पाकिस्तान। देखिए उस वक्त तो वक्त ऐसा था क्योंकि बहुत सारी चीजें होनी थी। पाकिस्तान हमारे का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान के लिए भी एक नया, क्योंकि नया हिंदुस्तान बन रहा था, तो इतना आसान नहीं था सब चीजें करना किसी भी राजनेता के लिए, किसी के लिए भी। तो सभी के अपने अपने विचार थे, सभी ने अपने विचार और सब चीजें प्रस्तुत करी। तब बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बातें हुई हैं उस वक्त ना। उसी वक्त फिर हमारे संविधान पे जब बना है उस पर भी बहुत सारी लोगों का उनका विचार थे उसके अंदर। तो संविधान का जो ये मसौदा किसने बनाया है और उसका क्या उद्देश्य था, और आप ये संविधान को लेकर आज आज जो लोग बहुत सारे संविधान को लेकर भी लोग विवाद कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? ये है कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जो फिक्स मिशन ने वायदा किया कि वार खत्म होने के बाद हम भारतीयों को भारतीयों की सरकार देंगे, तो उसी प्रोसेस में सारे प्रोविंस में तो चुनाव हुए, और उसी के बाद जो संविधान सभा बनने के लिए भी चुनाव हुए। तो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से नहीं चुने जा सके, तो उनको मोहम्मद अली जिन्ना और जोगिंदर नंदा ने बंगाल से चुनाव जितवाकर संविधान सभा जितवाया। आपने अभी कहा कि चुनाव जितवा कर, यस। तो आप कैसे, किन तथ्यों पे कह सकते हैं कि चुनाव उन्होंने जितवाया? कि मैंने बताया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो नहीं जीता, और भी नॉर्थ इंडिया की और भी, जैसे कि जहां उनका जन्म हुआ था, जो मध्य प्रदेश कहा जाता है सेंट्रल प्रोविंस, उससे भी नहीं जीत पाया। तो वो बंगाल से जीते थे, बंगाल की खुलना सीट है, वहां से इनडायरेक्ट चुनाव जीते थे। उनको कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने चुना था, और कुछ जैसे मैंने बताया कि आपने अपनी इस किताब के अंदर इन तथ्यों को पूरी तरह से उजागर किया होगा। अंबेडकर जी का जैसे उनका वो बौद्ध बन गए थे, बाद में बौद्ध, उनका धर्मांतरण कर लिया था उन्होंने, और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है आपके हिसाब से जो आपने इस किताब में लिखा है? देखिए, यमुना कॉन्फ्रेंस 1935 में उन्होंने यह वाक्य कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उन्होंने उससे अगले साल 1936 में जो सिख धर्म की तरफ वो आकर्षित हुए, और बात है जो सिख कॉन्फ्रेंस हुई है, अमृतसर में वहां गए हुए हैं अपने साथियों के साथ, डेलीगेशन के साथ। इसी तरह से उनका जो वहां बात नहीं बनी या उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन वो जस का तस रहा, और उन्होंने 1956 में से लगभग 2 महीने पहले, 59 डेज पहले एग्जैक्ट, उन्होंने ये बहुत धर्मांतरण किया, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। और मैं अगर उसे अपनी तरफ
दृष्टि से देखता हूँ, व्यक्तिगत दृष्टि है कि उन्होंने इस उपलक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, लेकिन बुद्ध की किताबों को नहीं मानता, और मैं जो उस समय बौद्ध धर्म के प्रचलित दो सेक्ट थे, हीनयान और महायान, उसके बजाय मैं नया सेक्ट बना रहा हूँ, नवयान। तो इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म की ग्रहण किया। जहाँ तक बौद्ध धर्म कई देशों में है और कई लोग भी हैं, तो जहाँ भी कोई धर्मांतरण करता है, वो इन 22 प्रतिज्ञाओं में एक भी प्रतिज्ञा नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि अंबेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं थी वो खुद बनाई? हाँ जी, ये खुद बनाई हुई है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो मेन जो कंट्रोवर्शियल चीज है कि जिसके जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में एक दिल्ली में मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौर, उन्होंने वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई है और उन्हें त्याग पत्र देना है। और उस 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं रामकृष्ण को नहीं मानता, इस तरह की या गौरी गणेश को नहीं मानता, मेरे हिसाब से उन्होंने बौद्ध के कंधे से दूसरे धर्म के इष्ट देव को टारगेट किया। देखिए, जो धर्म की बात आती है तो हर एक को अपना अधिकार है कि वो किस धर्म को माने और किसको ना माने, और जो भी किसी को भी किसी के धर्म को के बारे में गलत कहने का भी अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक आपने बोला है कि उन्होंने 22 जो प्रतिज्ञाएं की, उसका समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ा? आपने जैसा कि अपनी किताब में वर्णन करा है उसका, इन प्रतिज्ञाओं के बारे में और सब कुछ वर्णन। मैंने बताया कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये बौद्ध धर्मांतरण का हिस्सा नहीं है। पूरी दुनिया में जो लोग हैं दूसरे आस्थाओं से बुद्ध धर्म में जाते हैं। आपने क्या प्रमाण सहित आपने इसमें मेंशन करा है अपनी किताब के अंदर कि ऐसा कोई प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म में नहीं है? अब आपने सम्राट अशोक ने जो दी थी वो सीधा है, बौद्ध के सामने दी थी, तो दर्शन संगम से देखिए, बौद्ध धर्म तो बहुत ही एक विस्तृत धर्म है, उसमें उसके बारे में तो आप शायद उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा होगा बौद्ध धर्म को। तो आपने जितना लिखा है वो आपने अपने तथ्यों के हिसाब से लिख दिया इसके अंदर। काशीराम जी को और मायावती जी को आप राजनीति में किस नजरिए से जानते हैं? देखिए, काशीराम साहब एक ऐसे नेता थे कि जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं, सार्वजनिक जीवन था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, और यहाँ तक उन्होंने अपने जिनसे वो पैदा हुए मदर और फादर, उनकी अंत्येष्टि में वो शामिल नहीं, तो उन्होंने मतलब सब अपने को छोड़ के जो समाज के लिए काम किया, उसके योगदान आज की पीढ़ी तकरीबन 20 साल होने वाले को शायद आज की पीढ़ी ना जानती हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी जानती है। जहाँ तक आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें कि आपने अपनी किताब में लिखा है राम राज और रविदास राज, इन दोनों विचारों का क्या मूलभूत विभिन्नता है जो आप अपनी किताब के द्वारा लोगों तक अपने विचार ये बताना चाहते हैं? ऐसा क्वेश्चन है कि जो अभी तक
जो शासन प्रणाली है वो पूंजीवाद पे आधारित है, समाजवाद पे आधारित है, साम्यवाद पे आधारित है। लेकिन भारत में कहा जाए कि इनसे अलावा रामराज पे आधारित है, कृष्ण राज पे आधारित है और रविदास राज पे आधारित है। और डिटेल में कहूंगा कि रामराज की जो व्याख्या की है वो तुलसीदास ने, कृष्ण राज की जो व्याख्या की है वो सूरदास जी ने, और रविदास राज की व्याख्या तो रविदास जी ने देवपुरा के नाम से। पर रविदास जी ने तो किसी भी कृष्ण राम किसी की भी, आज तक उन्होंने जितने उनके भजन हैं उनमें सभी में कृष्ण का राम का जिक्र होता है। उन्होंने कभी भी किसी भी जनमानस को ये नहीं कहा कि आप रविदास राज लाइए, ऐसी तो कभी कोई बात हुई नहीं है आज तक। और आज भी हमारे देश में हर एक धर्म को बहुत ही उनको वो इतना उनको दिया जाता है, महत्व दिया जाता है हर एक धर्म को, चाहे वो लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और हमारे देश में राम और कृष्ण, और कभी भी आज तक जैसे कि आपने बोला है कि रविदास राज है, ऐसा देखने में तो नहीं लगता है कि रविदास राज की भी कोई बात हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैंने बताया कि जो भक्ति काल के तीनों संत हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास और रविदास, उन्होंने ये तीन में अधिकतर तो जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, सभी अध्यात्म के बारे में बात, हाँ भक्ति के लेकिन बारे में इन बात तीनों करें। में मैंने बताया राज व्यवस्था पे काम किया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि खुद जो इसको कई जो वाणिये हैं उसमें जो लिखा गया है, जैसे वेद पुराण के बारे में, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी व्याख्या है। तो उसी के आधार पर ये है कि एक जो, जैसे मैंने बताया कि जो भारत का विभाजन हुआ उसमें जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, उस पे किसी समय महाराजा रणजीत सिंह का शासन, और वो जो शासन व्यवस्था वो रविदास राज या बेगमपुरा शासन व्यवस्था थी, जो सबसे सुदृढ़ के शेष भारत में ब्रिटिश राज था, और महाराजा रणजीत सिंह के जिंदा होते उस पंजाब में ब्रिटिश राज नहीं था, और उसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, इधर चीन के तिब्बत तक थी, और भारत में भी थी। और उस समय जो उनकी जो मनी थी, करेंसी थी, नानक शाही, वो ब्रिटिश पाउंड से महंगी थी, और वो जो व्यापार करते थे वो सोने में करते थे, गोल्ड। आपने अपनी किताब में ये सब चीजें लिखी हैं। और यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में 1829 जो ब्रिटिश सेना का एक घोड़ा था, जॉर्ज मैसन, उसने सिंधु घाटी सभ्यता की भी खोज करी, लेकिन उसका पर्पस दूसरा था। उसका पर्पस ये था कि जो खैबर दर्रा है वहां से किस तरह से एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, भारत पर विजय करने के लिए आया था, वो जानने के लिए उन्होंने ये किया था। बाद में जैसे ये सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित
अगर देखा गया कि भाई 4-5 हजार साल पहले इस तरह की सभ्यताएं थी, जहाँ प्रॉपर रोड्स थे, प्रॉपर पानी का इंतजाम था, खाने का था, और लोग सब देश था। तो ये जो है ये बताता है कि रविदास राज पर ये भारत में महाराजा रणजीत सिंह गुरु और वो की जो वेदपुरा व्यवस्था है उसका गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र है, और गुरु ग्रंथ साहब से पहले जो आदि ग्रंथ था उसमें भी जिक्र है, और भी कई उसमें है लोगों ने किताबें लिखी है उसमें भी जिक्र है। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पुस्तक की लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इस पुस्तक को आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें, उसके पीछे इस पाठक इससे क्या सीखें? देखिए अक्सर ये देखा गया कि जो व्यवस्था बनी वो विभाजनकारी व्यवस्था है, सबको समायोजन करने की व्यवस्था है कि हमने अभी जो भी है तकरीबन 80 साल पहले भारत का विभाजन खेला है, और अब भी जो एक समुदाय को दूसरा समुदाय, चाहे वो धार्मिक समुदाय है, चाहे वो जातीय समुदाय है, या वो प्रादेशिक समुदाय है, सपोज हरियाणा वाले पंजाब से तालमेल नहीं रख पाते, पंजाब वाले यूपी वालों से नहीं रख पाते, यूपी वाले मध्य प्रदेश वालों से नहीं रख पाते, और मध्य प्रदेश वाले जैसे तमिलनाडु से नहीं रख पाते। ये जो प्रादेशिक जो डिवीजन है एक प्रकृति में, प्रकृति माता के लिए परमात्मा के लिए उन्होंने इंडियन कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप को अलग से बनाया, और वो ये है कि इसका पूरा जो साउथ है वो पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर जो है नॉर्थ जो है वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये एक ऐसा किला है कि जिसे दुश्मन नहीं कॉन्कर कर सकते, जीत सकते, लेकिन ये जो डिवीजन का जो व्यवस्था है किसी भी आधार पर, जैसे मैंने बताया प्रादेशिक आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर, किसी जातीय आधार पर, ये इतना डिवीजन कर रही है कि जिससे आप ये कहिए छोटे बच्चे भी प्रभावित है, महिला भी प्रभावित है, पुरुष भी प्रभावित है, पूरा समाज प्रभावित तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिवीजन आप कह रहे हैं कि डिवीजन हो रही है हमारे देश में, है। इसके लिए हर इंसान ही इसके लिए जिम्मेवार है? बिल्कुल ये मैंने बताया प्रकृति ने तो एक कुदरत ने तो सबको एक बराबर ही बनाया है। कुदरत ने एक बनाया है, ये मैन मेड जो डिवीजन है इसको हटाने के लिए एक आदर्श व्यवस्था है बेनीपुरा की, जो रविदास जी की। तो राजवीर सिंह जी, हम चाहेंगे कि आपकी जो ये किताब आपने लिखी है, आपके विचार लोगों तक जाएं। कोई भी लेखक जो है वो अपनी किताब को इसलिए लिखता है, वो उसके अपने विचार हैं, वो अपने विचारों तक को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। पर मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर किताब लिखे, उससे वो लेखक जो होना चाहिए उसके अंदर से ऐसे विचार निकलें जिससे दुनिया में एक एक बहुत शांति आए, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, है ना? तो लेखक कोई भी, ये जो इन्होंने किताब लिखी है इसमें सिर्फ इन्हीं के विचार हैं, और उन्होंने अपने ही विचारों को प्रस्तुत किया है। हमने ये जो प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम से हमें पूरे हम कुछ, हमें किसी धर्म से अगेंस्ट नहीं है, हम किसी भी बारे में कुछ गलत वो नहीं दे रहे हैं। जो उनके विचार हैं सिर्फ उन्हीं को, उन्हीं से ली हुई, उनकी किताब से ही ली हुई जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमने उनसे पूछा है और उनसे बातचीत की है। तो आशा करते हैं आपकी किताब को बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और आपके विचारों से प्रभावित होंगे।
धन्यवाद। नमस्ते।